इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है मार्क नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो अपने बेटे को जेल में से छुड़ाकर बाहर लेकर आ रहा था। उसका बेटा जिसका नाम बेन था, उसने ड्रिंक करके ड्राइव किया था। इसी वजह से उसे जेल हो जाती है, पर मार्क उसे वापस लेकर आ जाता है। अब यहाँ मार्क अपने बेटे बेन के साथ ट्रेन में होता है और वो उसे समझा रहा था कि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला। तुम्हें अपनी जवानी का यूज करना चाहिए अच्छे काम करने के लिए और दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि बेन अपने फादर मार्क की बातें नहीं मानता। अब अचानक जैसे ही वो सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी ट्रेन एकदम हिलने लगी, जो कि थोड़ी दूर पर जाकर एकदम से रुक जाती है। अब यहाँ मार्क और बाकी सारे लोग घबरा गए कि आखिरकार हो क्या रहा है और इस तरीके से ट्रेन क्यों रुक गई। तभी अचानक सभी लोग बाहर जाकर चेक करने लगे। मार्क भी वहीं अपने बेटे के साथ चला जाता है, पर तभी बाहर की तरफ से ब्लू कलर की लाइट पड़ने लगी होती है, जिसे देखने के बाद वो सारे लोग एकदम से हिप्नोटाइज हो जा रहे थे। सारे के सारे इंसान जो भी उस ब्लू लाइट को देखते वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते। और फिर एक शॉकिंग बात पता चली कि शहर के ठीक ऊपर एक बहुत ही बड़ी एलियन स्पेसशिप मौजूद है। उसी के अंदर से वो लाइट आ रही थी जो लोगों को अपने अंदर खींचती चली जाती है। एक छोटी बच्ची और उसकी मदर भी इन सारी चीजों में फंस गई थी, जिन्होंने जब वो ब्लू लाइट देखी तो उनकी आंखें एकदम काली जैसी हो गई थी, जैसे कि कोई उनके दिमाग में चेंजेस कर रहा है और उन्हें फोर्स कर रहा है स्पेसशिप में आने के लिए। अब बेन यहाँ पर अपने फादर मार्क से दूर आ जाता है, जो कि उसी ब्लू लाइट को देखने चला गया था। थोड़ी देर के लिए वो भी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ऊपर की तरफ स्पेसशिप में जाने लगा। लेकिन मार्क सही टाइम पर पहुंचकर अपने बेटे बेन को बचा लेता है। मार्क अब बाकी सारे फंसे हुए लोगों को एक दूसरी तरफ लेकर जा रहा था, क्योंकि वो एक सेफ जगह होती है। उस जगह पर अब मार्क के दो साथी ऑफिसर, जिनका नाम रासिया और सेंड्रा होता है, वो भी मदद करने के लिए आ गए थे। उनके साथ तो सर्ज नाम का एक भिखारी आदमी भी होता है, जो सभी से बच रहा था। वो सभी लोग तो एकजुट होकर उस दूसरी तरफ जाने लगे जहाँ उनकी जान बच जाए। अब हमें शहर में दिखाया गया, जहाँ पर वो बड़ी स्पेसशिप में से छोटी छोटी एलियन स्पेसशिप बाहर निकल रही थी। वो सभी तो चारों तरफ फैलकर हमला करने लगी और सारे इंसानों को अपने स्पेसशिप में भरने लगे, जैसे कि वो इंसानों को छोटे मोटे कीड़े मकोड़े समझ रहे होते हैं और उन्हें एक साथ जमा कर रहे होते हैं। लेकिन अब मिलिट्री फोर्सेस ये चीजें देखने के बाद शांत तो नहीं रहने वाली थी। उन्होंने अब अपनी लो लेवल मिसाइल्स को फायर कर दिया उस बड़ी सी स्पेसशिप के ऊपर, जिससे कि थोड़ी ही देर के अंदर काफी बड़ा धमाका होता है। स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसका असर आसपास के शहर के इलाकों में भी पड़ रहा था। अब वो पूरी टनल एकदम से ढह जाती है, जिसके अंदर मार्क और उसके सभी साथी मौजूद थे। लेकिन ये अच्छी बात होती है कि कई सारे लोग अब सही सलामत बाहर निकल चुके थे। मार्क को भी बिल्कुल नहीं समझता कि आखिर इस जगह पर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी उन्हें एलियंस के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया था। पर शायद एलियंस उनसे कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे थे, इसीलिए उनके सामने ठीक एक एलियन भी आ गया। वो एलियन बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड होता है और उसके काफी सारे टेंटिकल्स भी थे, जिसने कि अब उनकी तरफ आकर ग्रासिया को पकड़ लिया था और उसे जान से मारने लगा। लेकिन मार्क तुरंत ही अपनी गन निकालता है और उस एलियन को मारने लगता है। कई गोलियां मारने के बाद वो एलियन जमीन पर गिर गया था, पर जब बचे हुए सारे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसी एलियन का एक बड़ा सा टेंटिकल सेंड्रा के सर को आकर पकड़ लेता है और उसके दिमाग को पूरी तरीके से निकालकर अपने बॉडी में डाल देता है। ऐसा करने पर सेंड्रा तो मर चुकी थी, लेकिन उस एलियन को जैसे एक नया जीवन मिल चुका हो। वो पूरी तरीके से पावरफुल हो जाता है और वापस हमला करने के लिए उन सभी के पास आ जाता है। पर तब तक मार्क और सारे लोग गुफा से बाहर निकल गए थे। मार्क ने तो नीचे मौजूद एक कार को पूरी तरीके से ब्लास्ट करा दिया, जिससे कि वो एलियन जो कि ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, वो भी धमाके में मारा जाता है। अब यहाँ वो टेंटिकल वाला एलियन तो खत्म हो चुका था, पर उनके सामने एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप होती है। उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि स्पेसशिप को डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन वो लगातार खुद को रिपेयर कर रही थी। ऐसा नजारा देखकर मार्क के साथ सभी लोग एकदम शॉक रह गए। पर अब सबसे खतरनाक चीज ये हो जाती है कि उन सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा एलियन आ चुका था। ये टेंटिकल वाले एलियन से तो 10 गुना बड़ा होता है। वो सभी भागने की बहुत कोशिश करते हैं और ग्रेसिया उसके ऊपर फायर भी कर रहा था, लेकिन बड़े से एलियन ने अपनी छोटे से टेंटिकल को निकाला और ग्रेसिया को भी जान से मार दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्क और सारे लोग दूसरी तरफ तो जाते हैं, पर वहां पर तो एक और एलियन आ चुका था, यानी कि वो कहीं भी भाग नहीं सकते थे। उस एलियन ने अब अपनी स्पेसशिप में से एक ब्लू लाइट उन सभी के ऊपर मारी, जो कि उन लोगों को हवा में फ्लोट करा के स्पेसशिप के अंदर भेज रहा था। सभी के सभी को स्पेसशिप में ट्रांसफर सक्सेसफुली कर दिया जाता है। अब हमें उस बड़ी सी स्पेसशिप के अंदर दिखाया गया, जहाँ पर काफी एलियन टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। उन सभी एलियंस का एक एलियन लीडर होता है, जो सभी के ऊपर देख रेख कर रहा था।
स्पेसशिप के अंदर हम कई बड़े बड़े और हाइब्रिड एलियंस को देखते हैं जिन्हें की प्रिपेयर किया जा रहा होता है ताकि वो पृथ्वी पर जाकर इंसानों को पकड़ कर लेकर आए। वहाँ हम कई सारे एलियन सोल्जर्स को भी देखते हैं जो फिलहाल के लिए उनकी बॉडी डीएक्टिवेट मोड पर थी। उन बॉडीज के अंदर इंसानों के दिमाग को निकाल कर इंसर्ट किया जा रहा था जिससे कि वो एक्शन में आ जाते और एलियंस के लिए काम करते। वहीं अब हमें मार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों की बॉडीज को रखा गया था। मार्क जैसे ही होश में आता है तो वो अपने बेटे बेन को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि एक एलियन टेंटिकल बेन का सर पकड़कर उसे मारने जा रहा है। इसीलिए मार्क ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और उस एलियन टेंटिकल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। कई सारे एलियन सब उस जगह पर आ जाते हैं जो कि मार्क को मारने लगे थे। मार्क समझ ही नहीं पाता कि वो इस कंडीशन में क्या करे, क्योंकि ना तो उसके पास एडवांस हथियार है और वो ना ही इन एलियंस का सामना कर सकता है। लेकिन तभी अचानक एक और एलियन सोल्जर आता है जिसने की लिटरली मार्क की मदद की उसकी जान बचाने के लिए और उन बाकी सारे एलियन सोल्जर्स को मारने लगा। दरअसल ये एलियन जेरेड नाम के एक आदमी का होता है, यानी कि इसके बॉडी में जेरेड नाम के आदमी का दिमाग था जो कि अभी के लिए एलियन के कंट्रोल में नहीं आया है। इसीलिए जेरेड जो कि एक अच्छा एलियन होता है उसकी आंखें लाल थी और वहीं बाकी सारे एलियन जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल में हो चुके थे उनकी आंखें ब्लू होती हैं। जेरेड पूरी तरीके से उन एलियंस को मारने में कामयाब तो हो जाता है लेकिन अभी भी उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। अब ये सारी चीजें उन एलियंस का लीडर भी देख रहा होता है, जिससे कि सब कुछ पता चल गया कि हमारे बीच एक घुसपैठिया आ चुका है जिसने कि कई सारे एलियन सोल्जर्स को जान से मार दिया था। इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। जेरेड तो अब मार्क को एक दूसरी जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ जेरेड की गर्लफ्रेंड एली होती है। दरअसल कुछ समय पहले इन एलियंस ने इसी तरीके से जेरेड और उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया था। उस समय तो एली 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका प्रेगनेंसी प्रोसेस काफी तेज हो चुका होता है उस ब्लू लाइट के कारण। एली बहुत ही ज्यादा पेन में थी और उसका बच्चा बाहर ही आने वाला था। तभी मार्क उसकी मदद करता है और उसके बच्चे को बाहर निकालता है। काफी दर्द होने के बावजूद अब थोड़ी देर बाद उनकी एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन ये दर्द अब एली सह नहीं पाती, इसीलिए वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। जेरेड भी अपनी बेटी को देखकर काफी खुश हो रहा था, इसीलिए वो मार्क से एक वादा करता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने में मदद करूंगा, इसके बदले तुम मेरी बेटी की सुरक्षा करना। मार्क भी इस बात से राजी हो जाता है और अब जेरेड मार्क को लेकर एक कंट्रोल रूम में आ चुका था जहाँ शायद उन्हें कुछ क्लूज मिल जाए और इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता भी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एलियन लीडर अब उनकी तरफ आ रहा है। जेरेड ने तो मार्क को एक छोटा सा वेपन दिया जो उसके हाथ पर लगा देता है, जिससे कि वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन अब पीछे से वही एलियन लीडर आ चुका था जिसने कि जेरेड के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। जेरेड सबसे पहले मार्क और उसकी छोटी बेटी को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर मार्क का बेटा बेन और बाकी सारे लोग मौजूद थे। वहीं अब एलियन लीडर लगातार जेरेड को मारने लगता है और उन दोनों में तो एक घमासान फाइटिंग सीन देखने मिल रहा था। लेकिन इस तरीके से अचानक हमला करने के कारण जेरेड कमजोर हो गया और वो एलियन लीडर उसे काफी डैमेज प्रोवाइड कर देता है, जिसके बाद उसे किसी अजीब तरीके के डीएनए की सेंसेशन होती है और वो एलियन लीडर उसी इंसान को चारों तरफ ढूंढने लगता है। अब हमें दूसरी तरफ बेन, एंड्रा और सर्ज दिखाए जाते हैं जो कि लटके हुए थे उस एलियन जाल के ऊपर। लेकिन बेन बहादुरी दिखाते हुए वहां से निकलता है और अपने बाकी दोस्तों को भी निकालता है, पर अचानक से वो पूरी जगह एक्टिवेट हो चुकी थी जिसमें से लोग टेलीपोर्ट होकर ऊपर की तरफ आते थे। थोड़ी ही देर में उस जगह पर मार्क भी आ जाता है जिसके पास वो छोटी बच्ची मौजूद थी। मार्क किसी भी तरीके से अपने बेटे बेन को बचाना चाहता था, इसीलिए वो उसे नीचे कूदने के लिए कहता है। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये हो गई कि बेन को अभी एलियन ने पकड़ लिया था, जिसके सर के ऊपर वो अपना टेंटिकल घुसाकर उसके पूरे सर को ही निकाल देता है। यानी कि बेन की भी वहीं पर मौत हो गई और मार्क अपने बेटे को बचा ही नहीं पाया। मार्क इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। तभी कंट्रोल रूम के अंदर जेरेड जो कि जख्मी हालत में बैठा हुआ था, उसने एक बहुत ही बड़े बॉम्ब को उनके ऑर्बिट में डाल दिया, जिससे कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के कारण उनकी स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और शहर की तरफ गिरने लगी। देखते ही देखते वो पूरी स्पेसशिप धाराशायी हो जाती है। अब उस स्पेसशिप को गिरते हुए शुआ और कोनिया नाम के 2 भाई बहन देख रहे थे, जो कि उनकी तरफ जाने लगे क्योंकि स्पेसशिप से मार्क और बाकी सारे लोग कूद चुके थे। वो सभी तो वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। हालांकि मार्क का बेटा मर चुका था, लेकिन उसके पास जेरेड की बेटी होती है और उसके साथ बचे हुए कुछ लोग होते हैं जो साथ में बाहर आ रहे थे। वो सभी लोग तो सुआ और केनिया से मदद मांग रहे थे, जो कि उन्हें अपनी जगह पर लेकर जाते हैं। लेकिन अब रास्ते में ट्रस्ट इश्यूज होने के कारण मार्क और केनिया के बीच एक झगड़ा होने लगा। वो दोनों फाइट
करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मार्क उसे समझाता है कि हमें एलियंस के खिलाफ लड़ना है और खुद की प्रोटेक्शन करनी है। जिसके बाद वो सभी लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये हो गई कि जेरेड की जो बेटी होती है वो कुछ ही समय में 2 साल की हो चुकी थी। दरअसल ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उस एलियन म्यूटेशन की वजह से हुआ है जिसका असर उसकी बेटी पर पड़ा था, और यही रीजन था कि उसकी प्रेगनेंसी काफी ज्यादा जल्दी हो गई और अब जेरेड की बेटी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। सुआ और केनिया तो उन सभी को एक मंदिर वाले स्ट्रक्चर की तरफ लेकर चले गए जिसके अंडरग्राउंड में वो एलियन से बचकर रहा करते थे। अंदर की तरफ जाने पर उन्हें हार्पर नाम का एक साइंटिस्ट भी मिलता है जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था साइंटिफिक चीजों के मामले में। हार्पर ने जब जेरेड की बेटी को देखा तो वो एकदम शॉक हो जाता है। वो तो उसके ब्लड सैंपल लेकर चेक करने लगा और अब रिजल्ट आने के बाद हार्पर एकदम चौंक गया था क्योंकि इस लड़की के ब्लड सैंपल्स बिल्कुल भी इंसानों वाले हैं ही नहीं। ये आधा एलियन और आधा इंसान है, यानी कि एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसे कि कंबाइन करने पर ही बनाया जाता था। ये बातें सुनने के बाद सुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगने लगा कि ये लड़की भी एक एलियन है, लेकिन मार्क उन्हें समझाता है कि एलियन स्पेसशिप में इसी तरीके की लेडीज के ऊपर रिसर्च किए जाते थे। एलियन तो सारे इंसानों के दिमाग को निकालकर उनका यूज कर रहे होते हैं सोल्जर बनाने के लिए। अब इतनी बातें समझाने के बाद जाकर सुआ और केनिया इस बात को समझ रहे थे। हार्पर तो अब सुआ द्वारा लेके आए गए एलियन स्पेसशिप में से वो छोटा सा गोला टेस्ट कर रहा होता है। वो छोटा सा सर्कुलर गोला टेस्ट कर रहा होता है। हार्पर को यहाँ उस गोले में काफी अनोखी बात पता चली और उसे एक ब्लू कलर का लिक्विड भी मिलता है। दरअसल इसी लिक्विड की वजह से वो सारे एलियंस इंसानों को हिप्नोटाइज कर रहे थे। और तो और सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि यही ब्लू लिक्विड उनके लिए फ्यूल का भी काम किया करता था। ये लिक्विड पूरी तरीके से इंसानी ब्लड के साथ कंपेटेबल होता है और उसे अब्सॉर्ब करके एनर्जी क्रिएट करता है, यानी कि वो सारे एलियंस हम इंसानों के ब्लड के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए हमें जान से मारकर हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ये चीजें भले ही सुनने में काफी चौंकाने वाली लगती हैं, लेकिन हम इंसानी सभ्यता के लिए काफी खतरनाक थी। हार्पर ने तो ये सारी बातें सभी को अच्छे से समझा दी होती हैं। अब हार्पर यहाँ इन सारी चीजों की वजह से एक अनुमान लगाता है कि शायद ये सारे एलियंस पृथ्वी पर कई हजार साल पहले से रहते थे और इन्होंने ही अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसानों को पैदा किया था। इसीलिए ये रीजन हो सकता है कि इनका ब्लड और हमारा ब्लड एकदम मैच कर रहा है। जब भी इन सारे एलियंस को एनर्जी की जरूरत पड़ती तो वो पृथ्वी पर आ जाते हम इंसानों को खत्म करने के लिए, यानी कि उन्होंने हमें अपने फायदे के लिए बनाया था ताकि कभी भी एनर्जी कम पड़े तो वो इंसानों को मारकर एनर्जी बढ़ा ले। लेकिन हम इंसानों ने भी काफी ज्यादा इवॉल्व कर लिया होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे सामने है जेरेड। जेरेड का दिमाग एलियन बॉडी में डालने के बावजूद भी उसके सेंसेशन उसके पास रहते हैं क्योंकि उसका दिमाग पहले से ज्यादा इवॉल्व था। और अब हमारे पास जेरेड की बेटी है जिसके ऊपर एलियन स्पीशीज का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता था। हार्पर ने तो माइक्रोस्कोप के अंदर नोटिस किया कि जेरेड की बेटी का ब्लड एलियन सैंपल्स को कंट्रोल करने दे ही नहीं रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो एलियन डीएनए को भी मार रहे थे। हार्पर अब उन सभी से कहने लगा कि शायद हम जेरेड की बेटी के ब्लड सैंपल्स का यूज करके एक एंटीडोट बना सकते हैं जिससे कि चारों तरफ फैलाने पर वो सभी लोग जो कि एलियन के कंट्रोल में थे वो पूरी तरीके से आजाद हो जाएं, जैसे कि मार्क का बेटा बेन भी आजाद हो सकता था। इस बात से मार्क को थोड़ी सी होप मिलती है और वो खुश भी हो गया था, पर अब उन्हें बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि वो एलियंस कभी भी खुद को रिकवर करके हम पर हमला कर सकते हैं। हार्पर तो कहने लगा कि मैं एंटीडोट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ जिसे कि हम स्प्रेडिंग डिवाइस के अंदर डालकर उस स्पेसशिप में ब्लास्ट करा देंगे। सारी चीजें प्लान के हिसाब से चल रही होती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एलियंस की स्पेसशिप अब पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी है और वो सारे एलियंस रेडी हैं उनके ऊपर वापस हमला करने के लिए। अब हमें एंड्रा और साओ फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं जो कि कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन दोनों की जान अब खतरे में पड़ने वाली है क्योंकि ठीक उनके सामने एक बड़ा सा एलियन क्रिएचर मौजूद होता है जिसने कि उन दोनों की लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया था और उनके ऊपर हमला करने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। साओ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एंड्रा की जान जाए, इसीलिए उसने एंड्रा को बचाने के लिए खुद की एक जान कुर्बान करने का डिसाइड किया। वो तुरंत ही एक लैंड माइन के ऊपर चली जाती है और जब वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला करने आ रहा था तब अपना पैर वहां से हटा देती है जिससे कि वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ जिसमें क्रिएचर तो मर जाता है लेकिन साथ ही साथ साओ की भी जान चली गई थी।
केनिया को जब ये पता चला तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस एलियन को जान से मारने के लिए वहां पर आने लगता है। इस धमाके के कारण उस मेन एलियन को अब उनकी लोकेशन पता चल चुकी थी, इसीलिए उसने अपने कई सारे सोल्जर्स को उस जगह पर भेज दिया था सारे लोगों को खत्म करने के लिए। मार्क के पास तो अब वो एंटीडोट होता है जिसे कि हार्पर ने बड़ी मुश्किल से बना भी लिया था। मार्क अब चोरी चुपके उनकी स्पेसशिप में घुसने लगा जिससे कि वो इस एंटीडोट को चारों तरफ फैला सके। उस टेंपल के अंदर की तरफ जो सारे लोग छुपे हुए थे उनके ऊपर एलियंस ने हमला कर दिया, लेकिन सारे लोग बड़ी बहादुरी से एलियंस का सामना कर रहे थे और उन्हें खत्म कर रहे थे। उन्हें तो बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर वो फाइट कैसे कर रहे थे, पर उनके अंदर वो हिम्मत आ जा रही थी। ये चीजें जैसे ही उस एलियन लीडर ने देखा तो वो भी नीचे आ जाता है खुद उन्हें मारने के लिए। साथ ही साथ उसने अब बड़ी मात्रा में एलियन सोल्जर्स को भेज दिया था जो कि वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें मारकर उनका दिमाग निकाल के ऊपर भेज रहे थे। सारे लोगों में से सिर्फ केनिया ही होता है जो काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था और एलियंस को अच्छी टक्कर भी दे रहा था। अब हमें मार्क दिखाया जाता है जो कि एलियन स्पेसशिप में चोरी चुपके पहुंच गया होता है। उसने तो एक एलियन अंडे को निकाला और उसके अंदर थोड़ा सा एंटीडोट डालकर देखा। थोड़ी देर के अंदर ही वो अंडा लाल कलर का हो जाता है, यानी कि लाल कलर का सिंपल मतलब ये हो गया कि वो एलियन के कंट्रोल में अब नहीं है, यानी कि ये एंटीडोट सच में काम करता है एलियन वायरस के ऊपर। मार्क का सिंपल प्लान था कि वो एंटीडोट को पूरे एलियन सर्कुलेशन सिस्टम में डाल दे, यानी कि वो एक मेन पाइपलाइन थी जिससे कि सारे एलियंस में ब्लड लाइन क्लॉट हुआ करती थी। अगर इस पाइप के अंदर एंटीडोट को अच्छे से इंजेक्ट कर दिया गया तो सारे के सारे एलियंस अब उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लेकिन मार्क ये करता इससे पहले एक खतरनाक एलियन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो तो मार्क को जान से मारने की कोशिश करता है, पर तभी मार्क के हाथ से एक रिंग नीचे गिर गई। उस रिंग को देखकर वो एलियन एकदम से रुक जाता है और अब उसकी आंखें ब्लू से रेड में कन्वर्ट होने लगी थी, जैसे कि वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है। तब जाकर ये बात रियलाइज हुई कि वो एलियन और कुछ नहीं बल्कि मार्क का बेटा बेन होता है, यानी कि एलियंस ने मार्क के बेटे बेन को भी मारकर उसका दिमाग किसी दूसरे एलियन की बॉडी में डाल दिया था। पर अब बेन अपने फादर और उनकी अंगूठी को देखकर बहुत ही ज्यादा रियलाइज करने लगता है कि वो आखिरकार कौन था, जिसकी वजह से वो एलियन के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और उसके पास भी अब अपनी सेंसेशन मौजूद होती है। ये सेम टू सेम उसी तरह था जिस तरीके से जेरेड एलियन की बॉडी में रहने के बावजूद अपने मन चाहे चीजें कर सकता था। अब यहाँ पर मार्क का साथ उसका बेटा बेन भी दे रहा था। दरअसल मार्क ने डिसाइड किया होता है कि वो एक फायर कैनन की मदद से उसके अंदर एंटीडोट डालकर ब्लास्ट कर देगा। मार्क किसी भी तरीके से सबसे पहले उस कैनन को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि ये पूरा स्पेसशिप एक साथ ब्लास्ट हो जाए और सभी लोग एलियन के कंट्रोल से दूर हो जाएं। जैसे जैसे वो कैनन चारों तरफ अपने रेडिएशन फैलाते जा रहा था, सारे के सारे छोटे छोटे एलियंस अपने कंट्रोल में आने लगते हैं। उनकी आंखें ब्लू से रेड में कन्वर्ट होने लगी थी। ये बातें तो सिंपली उस एलियन लीडर को पता चल चुकी होती हैं, इसीलिए वो तुरंत ही उस कैनन को ब्लास्ट करने के लिए उस जगह पर आ गया और कैनन को स्पेसशिप में से खोदते हुए निकालकर दूर फेंक दिया, जिससे कि वो कैनन एकदम डीएक्टिवेट हो जाता है और उसकी रेडिएशन भी खत्म हो जाती है। अब वो एलियन लीडर जो कि एक बड़े से एलियन के अंदर था, वो उसे कंट्रोल करते हुए बाकी लोगों की तरफ आता है उन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन तभी साइड में से एक और एलियन भागते हुए आ चुका था जिसने कि उस एलियन लीडर की बड़ी सी बॉडी के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया और उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा। दरअसल ये दूसरा एलियन और कोई नहीं बल्कि बेन होता है जिसने कि अपनी बॉडी पर काबू पा लिया था और वो भी एक बड़े से एलियन को कंट्रोल करते हुए एलियन लीडर को चकमा दे रहा होता है। उन दोनों के बीच अब एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। एलियन लीडर तो बेन को जरा भी मौका नहीं देता उसे मारने का, इसीलिए वो सीरीज ऑफ पंचेस अप्लाई करता जा रहा था। उसने भी उठा उठाकर एलियन लीडर को पटका और उसे डैमेज भी किया। दोनों इस तरीके से लड़ रहे थे कि बाकी सारे इंसान उनके सामने एकदम चींटी जैसे लग रहे होते हैं। सभी लोग एक साइड हो गए होते हैं क्योंकि अगर वो दोनों बड़े बड़े जायंट किसी के ऊपर गिर गए तब वो सारे एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उनकी भलाई इसमें है कि वो साइड होकर तमाशा देखें। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि बेन काफी घायल हो चुका है और वो जिस एलियन को कंट्रोल कर रहा था उसके भी कंट्रोल्स अब उसके हाथ से छूटने लगे हैं। लेकिन फिर भी बेन अपनी पूरी कोशिश करता है एलियन लीडर को मारने के लिए, क्योंकि अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो ये बाकी इंसानों को भी मार देगा और अपनी स्पेसशिप की मदद से पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा। तभी अचानक हमें जेरेड की बेटी दिखाई जाती है जो कि उसी एंटीडोट के रिएक्टर के पास आकर उसे एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि जेरेड की बेटी के पास कुछ हाइब्रिड पावर्स होती हैं जो कि उसके पैदा होने पर एलियन स्पीशीज द्वारा ही मिली थी। अब एक्टिवेट करने के कारण वो रिएक्टर चारों तरफ रेडिएशन वापस से फैलाने लगा। एलियन लीडर इस बात से बहुत ज्यादा डर गया और वो उसे वापस से डीएक्टिवेट करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार बेन उसे कोई मौका नहीं देने वाला था। उसने तुरंत ही उस रिएक्टर को उठाया और उसे
फायर कर दिया डायरेक्टली उस एलियन लीडर की बॉडी पर, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ वो रेडिएशन फैल चुकी थी। रेडिएशन की वजह से जो भी एलियंस के कंट्रोल में होते हैं वो एकदम नॉर्मल फॉर्मेट में आने लगे थे। उस एलियन लीडर का तो खात्मा हो चुका था, लेकिन जो बाकी सारी एलियन बॉडीज होती हैं वो अब एकदम नॉर्मल हो चुके थे। लेकिन उनकी एलियन बॉडी वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि एलियंस ने सिर्फ इंसानों का दिमाग ही निकालकर दूसरी बॉडी में इंक्लूड किया था। तो इस समय उन सभी इंसानों का दिमाग ही जिंदा है और बाकी वो एलियन बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बेन भी अब अपने फादर मार्क के पास आ जाता है, जिसे कि वो काफी ज्यादा शाबाशी दे रहे थे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया है। अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों को बचाना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जैरेड की उस छोटी बच्ची को रोज नाम दिया जाता है, जो कि काफी बहादुर निकली। और अब एलियन स्पेसशिप भी रेड हो चुकी होती है, यानी कि वो भी एलियन के कंट्रोल में नहीं है। बेन डिसाइड करता है कि वो रोज को लेकर जाएगा और उसे हमारी तरह ट्रेनिंग देगा, जिससे कि वो इन फ्यूचर आने वाले पृथ्वी पर हमलों के लिए तैयार हो सके। बेन तो अब अपनी पूरी एलियन टीम को लेकर स्पेसशिप में बैठकर डीप स्पेस में निकल जाता है। अब हमें यहाँ कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर रूस काफी बड़ी हो चुकी थी। उसके इतने अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उसे मेन स्पेसशिप का लीडर बना दिया जाता है। बेन तो उसके नीचे काम करने लगा था, क्योंकि उसे पता होता है कि रूस हमसे काफी ज्यादा बेहतर है। वो सभी एक तरीके से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने वाले सुपर हीरोज बन चुके थे, जिन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके एलियंस को ही इस जगह से भगा दिया। साथ ही साथ अब वो एलियन की मदर स्पेसशिप की तरफ भी चले जाते हैं, जिससे कि एलियन वापस से पृथ्वी पर हमला ना कर सकें। पूरी तरीके से कंट्रोल अपनी हाथों में लेने के बाद अब सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी में वही सारे हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।